नमस्कार, मैं विभा चौधरी स्वागत करती हूँ आपका गुरु कृपा के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। कल्पना कीजिए एक ऐसे पर्वतारोही की जो सालों से दुनिया की सबसे ऊंची चोटी पर पहुंचने का सपना देख रहा है। वो दिन रात मेहनत करता है, बर्फीले तूफानों से लड़ता है और आखिरकार शिखर से महज 100 मीटर दूर पहुंच जाता है। उसे अपने सामने अपनी मंजिल दिखाई देती है, लेकिन तभी अचानक कुदरत का करिश्मा होता है। एक भयंकर बर्फ का तूफान आता है और उसे वापस नीचे बेस कैंप पर फेंक दिया जाता है। अब यहाँ दो तरह के लोग होते हैं। पहले वो जो बेस कैंप पर बैठकर अपनी किस्मत को रोते हैं कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, लेकिन दूसरी तरफ होते हैं वो लेजेंड्स जो नीचे गिरकर मुस्कुराते हैं और कहते हैं चलो कोई बात नहीं, इस बार जब मैं दोबारा ऊपर चढ़ूंगा तो मेरी रफ्तार दोगुनी होगी, क्योंकि अब मुझे इस पहाड़ के हर रास्ते, हर मोड़ और हर गड्ढे का पता है। आज हमारे साथ जो शख्सियत बैठी है वो चिकित्सा जगत की एक ऐसी ही माउंटेनियर है। साल 2015 में जब री एग्जाम का तूफान आया तो इन्हें वापस बेस कैंप पर भेजा गया, लेकिन इन्होंने रोने के बजाय अपनी रफ्तार को ऐसा बढ़ाया कि राजस्थान के सबसे ऐतिहासिक और प्रतिष्ठित एसपीएमसी बीकानेर की सीट पर अपना कब्जा जमा लिया। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर मुकुल, जो गुरु कृपा के बैच 2015 से हैं। तो सबसे पहले तो मैम आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस पॉडकास्ट में। थैंक यू। मैं आपकी स्टार्टिंग से लेकर अब तक की पूरी जर्नी जानना चाहती हूँ। कैसी आपके गुरु कृपा के साथ कैसे शुरुआत हुई और अभी आप क्या कर रहे हैं, कौन सी रैंक आपको मिली थी, वो सारी चीजें मुझे आप बताइए। मैं यहाँ पे 12th करने के बाद में आई थी। 2015 में मैं रिपीटर बैच से एग्जाम दिया था मैंने, जो AIPMT हुआ था। उस टाइम मेरी रैंक 1167 आई थी। जो री एग्जाम हुआ था उसमें मेरे 4-5 क्वेश्चन एक्स्ट्रा सही हुए थे, तो मेरी रैंक इम्प्रूव हुई थी। मैंने UG SPMC बीकानेर से की है और अभी करंट में मैं PG SPMC बीकानेर से कर रही हूँ। अच्छा, तो जब आपको पता चला कि प्री नीट होगा, पेपर कैंसिल हो गया, तो कैसा रिएक्शन था? उस टाइम ऐसा था, मतलब पेपर अच्छा हुआ था, सिलेक्शन की रेंज में थे, तो ये था कि अभी आगे पता नहीं उतना अच्छा हो पाएगा नहीं हो पाएगा। दोनों था कि खराब भी हो सकता है, अच्छा भी हो सकता है। एक डर था कि अगर दोबारा एग्जाम खराब हो गया तो क्या करूंगी क्या नहीं। तो फिर यहाँ आए, वापस से हमारे टेस्ट लगे, पूरा शेड्यूल बना। जो हमें कोचिंग से शेड्यूल मिला वो एक अच्छा शेड्यूल था जिसको हमने फॉलो किया। जैसे टेस्ट थे उसके अकॉर्डिंग हमने पढ़ा, सारी प्रिपरेशन उसी अकॉर्डिंग की जो हमारा शेड्यूल था। तो पहले वाली जो प्रिपरेशन थी उसमें आपने किस तरह से बदलाव किया कि आपका स्कोर इम्प्रूव हुआ? जब हमारा एग्जाम वापस हुआ तो हमें लगभग एक महीने के समथिंग हमें शेड्यूल मिला था, जिसमें पहले डेली टेस्ट थे, बाद में 1-2 दिन के गैप से टेस्ट थे। तो हमने जो शेड्यूल था उसी को फॉलो किया। बस ये कोशिश की कि कोई भी हमारा पेपर छूटे नहीं, टाइम मैनेजमेंट बहुत अच्छे से हो, जो हमें दिया है वो हम अच्छे से पढ़ के आए, और जो हमने पहले पढ़ा था बस उसी को हमने अच्छे से रिवाइज करने की कोशिश करी। मैं, मेरी फ्रेंड्स, हमारा 2-3 लोगों का ग्रुप था, तो हमारा यही होता था कि आज के टेस्ट में ये आ रहा है, हमें ये पढ़ना है। बस एक दूसरे से कंपटीशन रखते थे कि किसके ज्यादा मार्क्स आ रहे हैं, मुझे अगले टेस्ट में ज्यादा मार्क्स लेके आना है। एक दूसरे से कंपटीशन तो नहीं रखते थे, बस ये कोशिश करते थे कि जो गलती हम आज के टेस्ट में करके आए हैं, कुछ हमने फ्लो में जल्दी पढ़ लिया, जो हमने ढंग से नहीं पढ़ा, कोई वर्ड हमने छोड़ दिया, उसके वजह से हमारा गलत हुआ, वो हमारे अगले टेस्ट में गलत नहीं हो। बस इसी चीज पे मैंने फोकस रखा। बाकी ये था कि हाँ, जो हमें दिया है इतना टेस्ट में आता था कि हम एक दिन में अच्छे से पढ़ सकते थे, तो कि टेस्ट में जाने से पहले हम सारा कंप्लीट करके जाएं, कुछ छोड़ के नहीं जाएं। चाहे सब हमारा पढ़ा हुआ था, क्योंकि 1 महीने पहले हमने एग्जाम दिया था, तो हमें बस उसको रिवाइज करना था एक अच्छे वे में, कि हम ये नहीं है कि बस एक चीज के पीछे पड़े हुए हैं। हमें ये था कि ये हमारी NCERT है, इसको हमें 2 बार पढ़ना है, 3 बार पढ़ना है, जितने हमारे टेस्ट लगे उतनी बार हमें इसको रिवाइज करना है। कुछ नया नहीं पढ़ना, जो है हमारे पास उसको हमें अच्छे से मेमोराइज करना है। तो अभी जो बच्चे प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके कुछ कुछ जैसे इश्यूज हैं। एक तो यही है कि बहुत सारे बच्चे एक स्कोर पे आके अटक जाते हैं कि 550 स्कोर हो रहा है तो हर टेस्ट में उतना ही जा रहा है, या 580 मैक्सिमम, वो स्कोर इम्प्रूव नहीं हो रहा है। तो ऐसा क्या उनको अपनी प्रिपरेशन में इम्प्रूव करना चाहिए, क्या चेंज करना चाहिए कि उनका स्कोर इम्प्रूव हो सके? उनका ये स्कोर है 540, 560, मतलब उनके लगभग 30-35 क्वेश्चन गलत हो रहे हैं। उनको सबसे पहले अपने वो उन क्वेश्चन को एनालाइज करना चाहिए कि वो 35 क्वेश्चन हमारे गलत हैं, तो वो 35 के 35 हमें नहीं आ रहे थे, या फिर उनमें से 10 क्वेश्चन वो थे जो हमने नहीं पढ़े ढंग से। हमने ये देखा कि ऐसा तो पिछले टेस्ट में दिया हुआ था, तो हमने तुरंत, हमें नीचे वो आंसर दिखा और हमने टिक कर दिया। हमने उस क्वेश्चन पर ढंग से ध्यान ही नहीं दिया कि वो क्या पूछना चाह रहा था। हमें एक ऑप्शन दिखा कि अरे ये तो पिछले साल के एग्जाम में आया हुआ है, तो इसका आंसर वो है। 29 क्वेश्चन में 10 से 12 क्वेश्चन वो मिल जाते हैं कि जो हमने ढंग से नहीं पढ़ा, बस उनको लेट गो कर दिया कि ये तो वही था। 10 क्वेश्चन वो होते हैं जो हम
ढंग से कि ये था, पर हम इसको अगर मेमोराइज करते जब हम पढ़ रहे थे दिन में, तो हम इस चीज पे थोड़ा ध्यान देते तो ये फॉर्मूला हमें याद रहता, ये लाइन हमें याद रहती। और कुछ क्वेश्चन है जो हमें नहीं आ रहे, वो हम इमीडिएट नहीं सीख सकते सारी चीजें, जी पर जो बचे हुए 20-25 क्वेश्चन है जो हम हमारी ही नजरअंदाज करने की वजह से गलत करें, उनको हम इम्प्रूव कर सकते हैं। तो हम जाके डेली अपना ये देखें कि हम गलत क्यों करके आ रहे हैं। उस टाइम क्वेश्चन पेपर ढंग से नहीं पढ़ने की वजह से गलत कर रहे हैं, या फिर जब हम दिन में पढ़े थे तब हमने नहीं ध्यान से पढ़ा उसलिए गलत कर रहे हैं। उस चीज पे फोकस करने से 5-10 क्वेश्चन इजीली इम्प्रूव हो जाते हैं। जब री नीट का एग्जाम हुआ तो उससे आपको क्या सीख मिली? रीनीट का एग्जाम हुआ कि हमारा पीछे का एग्जाम अच्छा गया। अभी ये हुआ कि अचानक से वो एग्जाम कैंसिल हो गया, हमें जी। वापस पढ़ना है। जी वापस पढ़ना एक डिफिकल्ट प्रोसेस है। कोई चाहे वो फ्रेशर हो रिपीटर हो, दोनों के लिए वो चीज मुश्किल होती है। फ्रेशर होता है उसके लिए होता है कि मेरी रैंक अच्छी आ गई, आगे में आएगी कि नहीं आएगी। रिपीटर के ये होता है कि अब मेरी ये आई, अच्छी रैंक है, और अगर 1 महीने बाद में बाई चांस मेरा पेपर खराब हो गया तो मैं क्या करूंगा। जी 1 साल मेरा खराब हो गया। इस टाइम में सबसे इम्पोर्टेंट है हमें रिदम नहीं तोड़नी है। जैसे ही रिदम टूटती है हमारी स्टडी कम हो जाती है, हम नहीं पढ़ पाते, ना फोकस कर पाते, वो चीज रैंक पे अफेक्ट करती है। तो हमें कोशिश करनी है, अब बच्चों के पास 20-22 दिन है कि हम डेली अपना एक प्रॉपर शेड्यूल बनाएं, एक अच्छे से वे में पढ़ें, कंटिन्यूटी रखें, कंटिन्यूटी ब्रेक नहीं करें। ये सबसे इम्पोर्टेंट है री एग्जाम के लिए। मैम अभी जो नीट के कुछ ही दिन बचे हैं तो इसमें बच्चे चाहते हैं कि फिर से सब कुछ रिवाइज हो जाए, लेकिन इतना पैनिक करते हैं कि जो पढ़ा हुआ है वो भी भूल रहे हैं। तो आप मुझे बताइए कि एग्जाम से ठीक 7 दिन पहले उनका क्या डेली रूटीन होना चाहिए और क्या उनका मेंटल स्टेट होना चाहिए? 7 दिन पहले उनको ना, उन्होंने एक एग्जाम दे लिया है, जी यही एग्जाम उन्होंने 1 महीने पहले दिया है। तो उनको कोशिश करनी है कि अब हमें जो हमने पढ़ा है उसको हमें मेंटेन करना है। 7 दिन में है कि आप पेज पलटो, जैसे हमें सर बोलते थे कि आप पेज पलटो, तुम्हें कुछ याद नहीं हो रहा, हमें लगता है हमें कुछ याद नहीं हो रहा, पर हमें वो चीजें बहुत अच्छे से याद हो रही होती हैं। उस टाइम हम जो पेज पलटते हैं, जो हम लाइनें देखते हैं, जो हम फॉर्मूला देखते हैं, तो जिस टाइम हम थे हमारा शेड्यूल ये था कि सुबह उठो डेली, कि ये है कि 2 घंटे हम बायो पढ़ते, 2 घंटे मैंने बायो पढ़ी, फिर मैंने फिजिक्स पढ़ी, केमिस्ट्री पढ़ी, ये है। तो अब एक पर्टिकुलर शेड्यूल होना चाहिए कि सब सुबह हम उठ रहे हैं 6 बजे उठ रहे हैं तो हम 6 से 8 पढ़ रहे हैं, फिर एक छोटा ब्रेक ले रहे हैं, नाश्ता कर रहे हैं, फिर हम फिर 2 घंटे पढ़ रहे हैं, फिर हम एक ब्रेक ले रहे हैं। कंटिन्यू ये शेड्यूल एक फिक्स शेड्यूल से पढ़ें कि हम 6 घंटे पढ़ रहे हैं, फिर हमारा जो 3 घंटे का एग्जाम ड्यूरेशन है उसमें हम क्वेश्चन सोल्व कर रहे हैं। वो बहुत जरूरी चीज है कि एक बार के लिए वो हमारी स्पीड भी रहती है उस चीज में, वो हमारी रिदम भी मेंटेन रहती है। और उसके बाद है कि एक अब इन 7 दिन में हमें ना तो एक्स्ट्रा जगना है, नींद पूरी करना बहुत जरूरी है। हम अच्छे से सो के जो भी चीज पढ़ेंगे वो हमें अच्छी याद रहेगी, हम अच्छे से उसको अप्लाई कर पाएंगे। आपकी यूजी और पीजी दोनों एसपीएमसी बीकानेर से हुई हैं, तो इसके लिए तो बहुत कंसिस्टेंसी की जरूरत पड़ती होगी। लेकिन नीट की प्रिपरेशन आपने की, उसके बाद में एमबीबीएस का फेज था 5 से 5.5 साल का, उसके बाद आपने फिर से पीजी की तैयारी की, तो इस चीज को मतलब आपने अपनी कंसिस्टेंसी को कैसे मेंटेन किया? जब आप एक चीज में चले जाते हैं, जब आप एमबीबीएस करने चले गए, आपका सिलेक्शन हो गया, तो वहां भी यही चीजें हैं, अलग सब्जेक्ट हैं, अलग पढ़ाई है, उसको आप कंटिन्यू रखो। वो हर बच्चे का अपना अपना है, कुछ कम टाइम पढ़ते हैं, कुछ लंबे टाइम पढ़ते हैं, पर ये है कि आपको अपनी पढ़ाई कंटिन्यू रखनी है। जब आप पढ़ाई कंटिन्यू रखोगे तो चीजें आगे से आगे अपने आप अच्छे से प्रोसेस करती जाएंगी। आपको बस अपनी लाइफ में कंसिस्टेंसी रखनी है, अपनी पढ़ाई को लेके कंसिस्टेंसी रखनी है, अपनी एक्टिविटीज को लेके कंसिस्टेंसी रखनी है, तो सब चीजें हो जाती हैं अच्छे से। पेरेंट्स और टीचर्स अक्सर बच्चों को कहते हैं कि 12th कर लो और एमबीबीएस में सिलेक्शन पा लो एक बार, उसके बाद में तो आपकी लाइफ में मजे ही मजे हैं। तो आपका क्या कहना है इस पर कि एक्चुअल में एमबीबीएस की सीट लेने के बाद में, एमबीबीएस कॉलेज में जाने के बाद में एक्चुअल में मजे हैं वहां पे? एमबीबीएस एक कोर्स है, उसमें पढ़ाई है जी पर आप जिस कॉलेज में जाते हो वहाँ पे मजे के लिए हर चीज है। वहाँ कल्चरल एक्टिविटी है, वहाँ स्पोर्ट्स है, वहाँ पे आपके फ्रेंड्स हैं, घूमने की अपॉर्चुनिटी है। तो वो डिपेंड करता है कि आप अपने उस कॉलेज लाइफ को कैसे एंजॉय करते हो। अगर आप एंजॉय करना चाहो तो पूरे 5 साल बहुत अच्छी जर्नी है, जिसको आपको वो लाइफ लॉन्ग याद रहती है कि हाँ ये मेरे वो 5 साल थे, ये मेरे उस कॉलेज का एक ग्रुप था जो मुझे आगे एक लाइफ लॉन्ग एक रिश्ता देके जाते हैं। ठीक है, तो अभी आप लास्ट मोमेंट पे बच्चों को क्या मैसेज देना चाहेंगे? उनको किस तरह से तैयारी करनी चाहिए? अभी उनके जो लास्ट 20-25 दिन है उनमें उनको सबसे फोकस रखना चाहिए कि जो उनका एग्जाम ड्यूरेशन है 2 से 5, उस टाइम में वो क्वेश्चन सोल्व करें, उस टाइम में वो सोए नहीं, ताकि एग्जाम में वो स्टडी ड्यूरेशन उनका क्वेश्चन सोल्व करने वाला ही दिमाग में रहे। सुबह एक टाइम शेड्यूल से उठें, एक प्रॉपर अपनी नींद पूरी करें,
6 से 8 घंटे की नींद लें, ताकि अगले दिन जब भी वो पढ़ रहे हैं वो चीज़ अच्छी पढ़ें। और मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ आज के टाइम में है कि सोशल मीडिया, फ़ोन से दूर रहें। फ़ोन का एडिक्शन ऐसा है कि हम सोचते हैं 5 मिनट चला रहे हैं, पर वो 1 घंटा कब हो जाता है, 1.5 घंटा कब हो जाता है, पता नहीं चलता। और उसको बच्चा माइंड भी नहीं करता, ऐसा लगता है कि मैं अपना दिमाग रिफ्रेश कर रहा हूँ, पर उससे कुछ रिफ्रेश नहीं होता। वो अपने स्टडी ड्यूरेशन को कम करता है, जो चीज़ वो पढ़ने वाला था उसको वो लेट गो कर देता है कि मैंने तो अपना माइंड फ्रेश करने के लिए फ़ोन चलाया था। तो सबसे है कि आप इस टाइम अपनी एनसीईआरटी पढ़ें, फिजिक्स में जो फॉर्मूला हैं उनको अच्छे से रिवाइज करें, जो उनकी केमिकल रिएक्शन है उनको एक बार के लिए अच्छे से लिख के याद करें। दोस्तों, डॉक्टर मुकुल की इस कहानी को अपने दिल में बसा लो। अगर कुदरत ने तुम्हें दोबारा बेस कैंप पर भेजा है तो इसका मतलब है कि वो तुम्हारी आखिरी उड़ान को और ऊंचा देखना चाहती है। इस रीनीट को एक बोझ मत समझो, ये तुम्हारे लिए एक वरदान है। उठो, अपनी कमियों को ढूंढो और इस बार सीधे अपनी ड्रीम मेडिकल कॉलेज पर कब्जा करो।